सर्किट का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग मीटर सेतु और विभव मापी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक हम लोगों ने किरचॉफ का लॉ पढ़ा, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़े, हम लोगों ने व्हीटस्टोन के संतुलन की स्थिति देखी, उसको प्रूफ किया, उसको समझा। उसी की सहायता से हम लोग आज मीटर ब्रिज और विभव मापी को पढ़ेंगे। तो देखते रहिए ध्यान से और आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हम इससे करते क्या है कि जो मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं क्या बताता है ये। मीटर ब्रिज की सहायता से किसी अज्ञात चालक तार का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कोई आपको वायर देगा, कोई कंडक्टिंग वायर हो सकता है, उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा। आप इस मीटर ब्रिज की सहायता से उसको निकाल सकते हैं। इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं वो भी आपको बता दें। अभी जब हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसकी रचना पढ़ेंगे, तो उसमें जो हम लोग तार प्रयोग में लाते हैं उस तार की लंबाई 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसे मीटर सेतु इसलिए चूँकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसे मीटर सेतु कहा जाता है। मुख्य रूप से इसका फिगर होता है, फिगर बनाना, समझना, और इसकी जो क्रियाविधि या प्रूविंग कहिए वो इजी। ठीक, तो आइए देखते हैं। बने रहिए साथ में फिगर देखने के लिए। कोशिश करें कि जब आप वीडियो देख रहे हों तो हमारे साथ साथ फिगर बनाएं, तो ये पता चलेगा कि हाँ कैसे बनाया जा रहा है। थोड़ा इजी रहता है समझने में। फिगर थोड़ा सा इसका बड़ा बनता है, बाकी प्रूविंग आपको इजी लगेगी। प्रूविंग में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इस वायर का नाम दे दिया AB, इसी की लंबाई 1 मीटर है। ये उल्टे L के आकार के में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियां हैं। बीच में एक तीसरी तांबे की पत्ती है। वायर का संबंध नीचे से हम एक बैटरी, कुंजी और एक धारा नियंत्रक से कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, धारा नियंत्रक का सिंबल है, ये कुंजी है। कुंजी का मतलब आप समझ सकते हो, स्विच, इसी से चालू या बंद किया जाता है। ये सेल या बैटरी है, एक वोल्टेज का स्रोत है, एक करंट का स्रोत है। यहाँ पर इसे D पॉइंट नाम दे दिया। A और D के बीच एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स R, और D और B के बीच उस चालक तार को हम जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, उसे S नाम दे दिया। जो बीच वाली तांबे की पत्ती है, इसके मध्य बिंदु का संबंध शंट युक्त धारा मापी के द्वारा विसर्पी कुंजी या जॉकी से कर दिया जाता है। ये गैल्वानोमीटर है, इसका संबंध जॉकी से कर दिया है। ये शंट लगा हुआ है इस तरह से, और जहाँ पर जॉकी टच कर रहा है उसकी लंबाई हमने L मान ली। चूँकि पूरे तार की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, तो बची हुई लंबाई होगी 100 - L। तो इस तरह से ये पूरा फिगर हमारा तैयार हो जाता है। अब एक एक करके इनको हम आसानी से समझते हैं कैसे हमने सेटअप तैयार किया है। देखिए,
मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा संयंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक, ये इसका काम। इसमें जो तार प्रयोग में लाते हैं उसकी लंबाई 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसे मीटर नाम दिया गया स्टार्टिंग में। सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों चीज़ों का, इसका नाम पड़ गया मीटर सेतु। ठीक, तो ऐसे इसका नाम पड़ा है। रचना में इसमें ए बी 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। ये जो ए बी तार है ना, उल्टे एल के आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों के बीच कसा होता है। इन दोनों तांबे की पत्तियों का संबंध हमने कर दिया बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से। दोनों तांबे की पत्तियों के बीच एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसके मध्य बिंदु डी का संबंध शंट युक्त धारा मापी के द्वारा विसर्पी कुंजी या जॉकी से कर देते हैं। अभी आपको धारा मापी, शंट और जॉकी के बारे में बताते हैं। ए और डी का संबंध प्रतिरोध बॉक्स से कर देते हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? वैसे ये लैब का एक इंस्ट्रूमेंट है, आप जब 12th क्लास के अपने प्रैक्टिकल करेंगे तब आप इसको ज़रूर देखेंगे। डी और बी के बीच उस अज्ञात चालक तार को हम जोड़ देते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स, इसमें कुंजियां लगी हुई हैं। आप देखें इसमें तो 9 कुंजियां इसमें लगी हैं और इसमें लिखा है 50 ओम, 20 ओम, 10 ओम। जितने ओम की आप कुंजी निकालेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध होगा वो उतने ओम बन जाता है। सभी रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में इसमें लगे होते हैं। जैसे एक 50 ओम की निकाली, एक 20 ओम की निकाली तो 70 बन गया, एक 20 और निकाल दी तो 90 हो गया। सारी दबा दी, सारी इसमें लगा दी जैसे कि लगी हैं, तो इस समय इस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पर 2 कनेक्शन है, यहीं पर ही वायर को जोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। इस समय जो आप फिगर देख रहे हैं वो गैल्वानोमीटर का है। ये धारा का मान और दिशा दोनों बताता है। इसमें प्लस माइनस बने हैं, लाल वाला प्लस का है और काला वाला माइनस का है। इसका कनेक्शन कर देते हैं। एक करंट का डिफ्लेक्शन बता देता है, कितने एम्पियर की करंट है वो भी वैल्यू बताता है। अगला जो आप फिगर देख रहे हैं वो जॉकी एक पेननुमा आकृति होती है। इसमें पीछे तार को हम बांध देते हैं और आगे जो पोर्शन आप देख रहे हैं उसे पूरे वायर में टच किया जाता है। इसे हम लोग जॉकी कहते हैं। इसकी सहायता से हम अविक्षेप की स्थिति तार में ढूंढते हैं। जॉकी का प्रयोग करने से तार की लंबाई समान रूप से घटती और बढ़ती है, कहीं तार कम या कहीं ज़्यादा नहीं घिसता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया कि होती क्या चीज़ है। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो इनको लाइव देखते हैं। तो धारा मापी का काम है धारा का मापन और संसूचन करना, कितनी एम्पियर धारा, डायरेक्शन भी बताता है। शंट होता क्या है? जो आदर्श धारा मापी होता है उसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, नगण्य होता है। शंट का मतलब होता है धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध को लगा दें, जिससे शंट कहते हैं। क्यों लगाते हैं? वास्तव में धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ होता ही है, उसका शून्य नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, जब हम शंट को लगा देते हैं तो धारा मापी का प्रतिरोध बहुत नगण्य हो जाता है, फिर लगभग शून्य हो जाता है। तो इसे कहते हैं शंट युक्त धारा मापी। अगर आपके पास आदर्श धारा मापी जिसका प्रतिरोध नगण्य है, शून्य है, तो आप शंट ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये तो इसकी रचना के बारे में हुआ। ठीक, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रियाविधि के लिए आइए देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम कुंजी दबा देते हैं, तो जैसे हम कुंजी दबाएंगे बैटरी करंट देने लगेगी। धारा नियंत्रक का कोई यहाँ विशेष रोल नहीं, इसका मान, धारा का मान इससे हम बढ़ाते और घटाते हैं। तो धारा नियंत्रक एक उपकरण होता है, इसे भी हम लोग लैब में देखते हैं। इसमें होता क्या है कि धारा के मान को हम इसको बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं, धारा नियंत्रक है। इसमें कनेक्शन किया जाता है वायर का, एक इस सिरे पर एक उस सिरे पर। और ये जो
पॉइंट बना है, ये जो भाग इसमें लगा है, इसको आप आगे पीछे करते हैं तो फेरों की संख्या घटती बढ़ती है, जिससे धारा कमान परिपथ में कम और ज़्यादा होता है। ये धारा नियंत्रक होता है। ठीक, तो जैसे हम लोग कुंजी दबाते हैं तो बैटरी यहाँ पर करंट फ्लो करने लगती है और एक यहाँ से प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। कोशिश करते हैं कि हम कम प्रतिरोध, कोई छोटा प्रतिरोध निकालें, 1 ओम या 2 ओम का। ठीक, रीडिंग पास आ जाती, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हमने मान लिया 2 ओम का एक रेजिस्टेंस निकाला। ठीक, ना 1 ओम का ना 4 ओम का, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो जो प्रतिरोध हम यहाँ से निकालते हैं उसकी वैल्यू नीचे लिखी रहती है, तो उसका प्रतिरोध हमें पता हो गया। तो जैसे आप कुंजी दबाते हो, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकालते हो, तो धारा मापी की सुई में विक्षेप होने लगता है। ये चेक करने के लिए कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब हम लोग लैब में इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो ये जो जॉकी जो पेन नुमा आकृति होती है, इसको यहाँ टच कराते हैं और वहाँ टच कराते हैं, एक इस सिरे पर एक इस सिरे पर। दोनों तरफ अगर ये विक्षेप दे रहा है, इधर टच कराने पर इधर, उधर टच कराने पर उधर, अगर दोनों तरफ विक्षेप दे रहा है, इसका मतलब हमारे कनेक्शन पूरी तरह से ठीक है। ठीक, उसके बाद जैसे आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो सुई में विक्षेप आने लगता है। सुई में विक्षेप आने का मतलब इस भाग में करंट का फ्लो हो रहा है। और व्हीट स्टोन तो तभी कार्य करता है जब बीच वाले भाग में करंट का फ्लो ना हो रहा हो, अर्थात अविक्षेप की स्थिति हो। तो करते क्या है, धीरे धीरे जॉकी को ए से बढ़ाते बढ़ाते धीमे धीमे आगे ले जाते हैं और तब तक ले जाते हैं वहाँ पर रोकते हैं जहाँ पर इस सुई में जो संकेतक है वो 0 पर ना आ जाए। अगर संकेतक 0 पर आ गया, इसका मतलब इस वाले भाग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसी को अविक्षेप बिंदु कहते हैं, इसी को संतुलन की स्थिति कहते हैं। मान लिया इस अविक्षेप बिंदु की लंबाई, इस भाग की लंबाई L है, क्योंकि पूरे तार की लंबाई 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। L लंबाई अगर इसकी है तो बची कितनी, 100 - L बची। ठीक, माना AJ भाग का, इस भाग का जो प्रतिरोध है वो P और J से B तक भाग का प्रतिरोध Q है। चूँकि व्हीट स्टोन में हम लोग पढ़ चुके हैं P/Q = R/S। ठीक, प्रतिरोध का एक व्यापक सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, R बराबर होता है ρL/A। रो होता है तार का विशिष्ट प्रतिरोध, L होती है तार की लंबाई और A होता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो P भाग का प्रतिरोध क्या होगा, ρL/A, चूँकि लंबाई L है इसकी। Q भाग का प्रतिरोध क्या होगा, रो, लंबाई कितनी है 100 - L/A बराबर R/S। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप तिरक गुणा करोगे तो S बराबर आ जाएगा R 100 - L/L। R है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने प्रतिरोध निकाला है, 2 ओम का या 1 ओम का, जो भी निकाला होगा वो R की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। L ये लंबाई आपको नापनी पड़ती है। होता क्या है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें एक स्केल लगा होता है, तो आप उसमें लंबाई पढ़ लोगे, 40, 42, 65, 55 जितनी भी आ रही होगी, L की वैल्यू और R की वैल्यू रख करके इस अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से मीटर सेतु का कार्य है। ये इसका फार्मूला है। S है अज्ञात प्रतिरोध, S बराबर R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, S बराबर R 100 - L/L। तो ये आपने पढ़ा मीटर सेतु के बारे में। अगला टॉपिक बच्चों हम लोगों का है पोटेंशियोमीटर, मीन्स विभवमापी। बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। विभवमापी नाम से ही जैसे कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा, विभव नापेगा। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल नापता है। विभवमापी की सहायता से हम किसी सेल का EMF ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं सेल का, या किसी सर्किट के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आप इससे या तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए या सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, दोनों इसका काम होता है नापना। क्या रचना है इसमें, XY एक समान व्यास का लंबा तार होता है किसी मिश्र धातु का, जैसे मैग्नीन या कांस्टेंटन। मीटर सेतु में भी जो तार हम लोग 1 मीटर प्रयोग करते हैं वो मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का होता है। इस बात को वहाँ मेंशन कर लेंगे आप। तो यहाँ पर भी मिश्र धातु का होता है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कुछ ज़्यादा होती है। तो इसमें मिश्र धातु का तार होता है XY। इस तार का संबंध, अच्छा यहाँ पर लंबाई नहीं देता है तार की, वहाँ 1 मीटर लंबाई इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। S बराबर R 100 - L/L में कैलकुलेशन ठीक हो जाती है। लंबाई कुछ भी ले लें तो ऐसा नहीं कि मीटर सेतु गलत हो जाएगा।
तो 100 सेंटीमीटर लेने से हमारी कैलकुलेशन इजी, सारी रीडिंग ठीक आती है। यहाँ पर हम लोग जब लैब में यूज़ करते हैं तो उसकी लंबाई अप्रॉक्स 1.5 मीटर के आसपास होती है। वैसे हम आपको बता दें, इसमें आप जितना ज़्यादा लंबा तार लेते हैं उतना ही अच्छा काम करता है, लेकिन लेने की भी लंबाई लेने की भी एक क्षमता होती है, तो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होता है। तो इसमें XY एक समान व्यास का लंबा तार होता है जिसका संबंध बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से कर देते हैं। जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उस सेल के धन ध्रुव का संबंध प्लस टर्मिनल का संबंध एक्स रे से, ऋण ध्रुव का संबंध शंट युक्त धारा मापी के द्वारा विसर्पी कुंजी या जॉकी से कर देते हैं। चित्र आप देख रहे हैं, इसमें 3 जॉकी नहीं है, एक है, एक की 3 स्थितियाँ हैं। पहले यहाँ स्पर्श कराया तो काम नहीं बना, फिर J2 पर स्पर्श कराया तो काम नहीं बना, और जब J पर टच कराया तो काम बना। तो आप पहली और ये लास्ट वाली स्थिति को डॉटेड कर सकते हैं और बीच वाले को आप सॉलिड बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये फिगर है। शंट हमने नहीं दिखाया इस धारा मापी में, शंट इंक्लूड है, इसके अंदर है, बोल दिया तो इसका मतलब इसमें शंट हो गया। या तो ये आदर्श धारा मापी हो या नॉर्मल भी हो तो उसमें शंट होना चाहिए जिससे वो आदर्श की तरह बिहेव करे। अब बात समझिएगा कैसे कार्य करता है विभव मापी। इस पूरे तार XY पर वोल्टेज कौन लगाएगा? बैटरी। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो पूरे तार XY पर, इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए ध्यान से समझिएगा, पूरे XY तार पर वोल्टेज स्थापित करने के लिए बैटरी है। अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो पूरे इस तार XY पर 20 वोल्ट होगा, आधे पर 10 वोल्ट और आधे पर 5 वोल्ट, फिर 2.5 वोल्ट। माने तार की अगर लंबाई कम हो रही है तो वोल्टेज कम हो रहा है, तार की लंबाई बढ़ती आ रही है तो वोल्टेज की वैल्यू लगातार विभवांतर का मान बढ़ता जाता है, और पूरे तार पर वही विभवांतर होगा जो बैटरी पर है, चूंकि बैटरी इस तार के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। अब यहाँ सेल भी लगा है नीचे, तो सेल भी तो करंट देगा, ये भी अपना विद्युत वाहक बल या वोल्टेज स्थापित करेगा। ऊपर बैटरी लगी, वो भी करेगी। कब करंट फ्लो होगी? जो ज़्यादा जोरदार पड़ेगा। इसमें हुआ क्या या करते क्या है, पहली स्थिति में हम जॉकी को टच कराते हैं J1 पर। जॉकी को जैसे हम J1 पर टच कराते हैं इस सुई में विक्षेप आ जाता है, सुई हिल जाती है। इसका मतलब यहाँ कहीं करंट का फ्लो हो रहा है। क्यों हुआ होगा उसके बारे में हम समझते हैं कि भाई धारा बही तो क्यों बही। X और J1 के बीच का जो विभवांतर है जो बैटरी स्थापित कर रही इस समय कम है क्योंकि हमने पास स्पर्श कराया, और जो सेल है सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा इस समय पावरफुल है, तो बैटरी की करंट सेल की तुलना में कमज़ोर पड़ रही है, या कह दो सेल ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर पड़ रहा है, तो सेल अपनी धारा बहाएगा, सेल की करंट फ्लो होगी। तो इस समय सेल का विद्युत वाहक बल E इज़ ग्रेटर दैन विभवांतर X और J1 के बीच का, तो धारा जो बहेगी, धारा का रास्ता हो जाएगा XJ1E। इस मार्ग से करंट का फ्लो होगा। तो ये स्थिति हमारे लिए बेकार है चूंकि अविक्षेप हो गया। दूसरी कंडीशन में हमने कहीं दूर इसको टच कराया J2 पर, तो जब हमने इस जॉकी को J2 पर टच कराया तो भी विक्षेप आ गया। अब विक्षेप आने का मतलब करंट फ्लो हो रहा होगा, है कि नहीं। अब हुआ क्या होगा, X और J2 के बीच का जो वोल्टेज होगा जो ये बैटरी स्थापित कर रही है वो ज़्यादा हो गया क्योंकि दूरी भी तो ज़्यादा हो गई। ये सेल कमज़ोर पड़ गया, सेल का विद्युत वाहक बल कम पड़ गया, तो इसका ज़्यादा इसका कम पड़ा, विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो धारा ऐसे बहती ही जा करके। तो विभवांतर X और J2 के बीच का ग्रेटर है सेल के EMF से, विद्युत वाहक बल से, तो धारा ऐसे बहेगी, सेल को चार्ज करते हुए निकल जाएगी, तो धारा का मार्ग हो जाएगा XE/J2। इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा। तीसरी कंडीशन में जब हम जॉकी को J पर स्पर्श कराते हैं तो देखते हैं कोई विक्षेप नहीं आ रहा है। अविक्षेप की स्थिति आ गई, संतुलन की स्थिति आ गई, और यही तो हम लोग ढूंढना चाह रहे थे कि अविक्षेप की स्थिति आ जाए या संतुलन की स्थिति आ जाए। देखिए हम तो 3 बार में इसको क्लियर कर दे रहे हैं, पहले J1 पर, फिर J2 पर, फिर J पर आ गया। ऐसा नहीं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो अनेक बार करना पड़ता है, 20 बार आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो हर स्थिति बताई नहीं जाएगी। तो सबसे पहले पास टच कराया तो विक्षेप, दूर टच कराया तो विक्षेप, कहीं बीच में करा दिया तो अविक्षेप दिखा देते हैं। तो अगर J पर स्पर्श कराने से कोई विक्षेप नहीं आया तो आप क्या कहोगे बताइए। X और J के बीच विभवांतर जो कि बैटरी लगा रही है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसका और इसका दोनों का वोल्टेज इस समय बराबर है तो करंट फ्लो होगी ही नहीं, यही विक्षेप की स्थिति है। तो इस समय विद्युत वाहक बल का मान
x और j के बीच विभवांतर के बराबर हो गया। आपने ओम लॉ पढ़ा है, ओम का नियम V बराबर IR होता है, जहाँ पर R इस L लंबाई का अविच्छेद बिंदु की लंबाई का प्रतिरोध है। इसकी लंबाई हमने L मान ली है ना, मान लिया, माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r, इस तार की पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लिया, तो L लंबाई का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा LR। इसलिए तार की L लंबाई का प्रतिरोध LR हो जाएगा। तो ये R जो है ये इस भाग का प्रतिरोध है L लंबाई का, और वो कितना आएगा LR हो गया। ठीक, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो E बराबर I इंटू L इंटू R। अब इसे यहाँ लिख लेते हैं, E बराबर I इंटू R इंटू L। I है धारा करंट, R है एकांक लंबाई का प्रतिरोध। धारा और एकांक लंबाई के प्रतिरोध का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो विभव प्रवणता कहलाता तार की। तो E बराबर KL, जहाँ K इस दिए गए तार की विभवमापी के तार की पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है। L अविच्छेद बिंदु की लंबाई है, जो डिफ्लेक्शन पॉइंट आया है उसकी डिस्टेंस है एक्स रे से। तो ये वैल्यू आ गई, ये फार्मूला आ गया, इसमें आप वैल्यू रख करके सेल का विद्युत वाहक बल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। IR को K कहा है विभव प्रवणता, चूँकि विभव प्रवणता बराबर हम लोग पढ़ते हैं विभवांतर बटे दूरी। देखिए स्मॉल r यहाँ एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध बटे तार की कुल लंबाई। ऊपर प्रतिरोध है, नीचे तार की कुल लंबाई। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर और नीचे लंबाई है, विभवांतर बटे लंबाई या विभवांतर बटे दूरी को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो K वहाँ से आता है। ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। तो ये था विभवमापी, ये इसके लिए फार्मूला आ गया E बराबर KL। विभवमापी की सहायता से हम लोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना या अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला यहाँ सेल लगाया जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और उसके लिए अविच्छेद बिंदु की लंबाई L1 है। तो इस फार्मूले से आप लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू KL1। विभवमापी के तार की विभव प्रवणता कांस्टेंट होती, वो नहीं बदलती। दूसरा सेल लगाया जिसका विद्युत वाहक बल E2, अविच्छेद बिंदु की लंबाई L2, तो उसके लिए आप लिखोगे E2 बराबर KL2, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को आप डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू बन जाएगा L1 अपॉन L2। अर्थात सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात अविच्छेद बिंदुओं की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात अविच्छेद बिंदुओं की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें होता क्या है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल देगा, एक के अविच्छेद बिंदु की लंबाई देगा, आपको दूसरे की निकालनी होती है, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, कुछ चीज़ें और जानिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आप इसे प्रैक्टिकल में भी बना सकते हो। पहला क्वेश्चन आता है कि विभवमापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा काम करे। विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए तार XY की लंबाई बढ़ा देते हैं। जितना लंबा तार होगा विभवमापी की विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी। जितनी विभव प्रवणता कम होगी अविच्छेद बिंदु ज़्यादा दूर मिलता है, यहाँ पास में ना मिलके और दूर मिलेगा। ज़्यादा दूरी को कम दूरी की तुलना में ज़्यादा शुद्धता से नाप सकते हैं। तो जब L की वैल्यू ज़्यादा शुद्ध आएगी, K कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है E की वैल्यू भी तो ज़्यादा प्योर आएगी, तो इससे इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। तो विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, है ना, जिससे विभव प्रवणता कम हो जाती है। विभव प्रवणता कम होने से अविच्छेद बिंदु की लंबाई बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं, इसे एक आइडियल पोटेंशियोमीटर क्यों कहते हैं। विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर इसलिए है चूँकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। चूँकि वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता, करंट नहीं नापता, तो करंट इससे जानी नहीं चाहिए, इसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है। सॉरी, हमने नगण्य बोल दिया, बहुत हाई होता है। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध
अनंत होता है, माने इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि करंट उस वोल्ट मीटर से बिल्कुल भी होकर के ना जाए। अब देखिए वैसा हो नहीं पाता है कि कोई ऐसा वोल्ट मीटर हो जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट या अनंत हो, लेकिन विभवापी का अनंत है, क्योंकि विभवापी में जब अविच्छेद बिंदु आता है तो करंट फ्लो होती ही नहीं यहाँ पर, और करंट फ्लो अगर किसी भी सर्किट में नहीं हो रही तो ये हम मान के चलेंगे कि वहाँ का रेजिस्टेंस अनंत है, तो उसका प्रतिरोध अनंत है। तो विभवापी एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, इसलिए विभवापी को हम आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में मीटर सेतु और विभवापी के बारे में जानकारी थी। उम्मीद है सभी को बात समझ में आई होगी, और इसको आप 2-4 बार फिगर बनाइए, बार बार इसको पढ़िए, समझिए, सुनिए, और बहुत आसानी से आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।